So to start with, probability, how can we understand this? Probability का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन वाइज कि टू कैलकुलेट चांस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। जैसे अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, तो दैट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कि हम ये पूछ रहे हैं कि आज बारिश होने का कितना चांस है। दैट इज probability calculation. तो this chance we can calculate mathematically by using the concept of probability. और बेसिक एग्जांपल कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल, मतलब व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ हेड और टेल? 50% चांस, राइट? कॉइन को टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सो 50% चांस। सो मैथमेटिकली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एंड दैट इज डन यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो डेफिनेशन वाइज वी कैन राइट, just a minute. So we can write that probability is nothing but it is the mathematical measurement of uncertainty. हम ऐसा लिख सकते हैं that probability is the mathematical measurement of uncertainty, right? Mathematical measurement of uncertainty, that is calculation of chance. So this is what we understand by probability. Now while calculating this, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हम समझेंगे. देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड, सो विल राइट दोज इंपॉर्टेंट टर्म्स related to probability. So first important term is related to experiment. कि probability में we always talk about कि हाँ हमने एक experiment किया, so उस experiment में ये हुआ तो what is the chance of happening of this event or that particular event. So ये सारी चीजें जो है वो हम समझेंगे first of all definition wise. So experiment, now experiment in general दो तरह के होते हैं. One is known as deterministic, another is known as random experiment. ठीक है, one is deterministic and one is random experiment. Now in probability हम हमेशा random experiment की बात करेंगे. We'll always talk about random experiment. हम deterministic experiment की बात नहीं करेंगे. अब deterministic experiment का मतलब क्या हुआ कि जो हम physics chemistry में experiment करते हैं वो deterministic होते हैं. Why? Because हमें results पहले से पता है. जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें पहले से पता है, तो वो रिजल्ट लाने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. तो रिजल्ट मुझे पहले से पता है और वो रिजल्ट लाने के लिए मैं अंडर सर्टन सिमिलर और पर्टिकुलर कंडीशन में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करूंगा, राइट ना. अगर मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज समथिंग कि रिजल्ट इज नॉट नोन, मुझे रिजल्ट पता ही नहीं है. ठीक है, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो हमें थोड़ी ना पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा. सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो प्रोबेबिलिटी में हम हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे. एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट में दैट रिजल्ट इज नोन, एंड इन केस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट इज अननोन. ये हमें पता ही नहीं कि क्या रिजल्ट आएगा. फाइन, ठीक है, मूविंग अहेड. सो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द सैंपल स्पेस. वी कैन से सैंपल स्पेस, और हम इसको
बोल सकते हैं और आउटकम्स। ठीक है, सैंपल स्पेस और आउटकम्स मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ आउटकम्स आएंगे। सो जो सारे आउटकम्स आएंगे उसको हम सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म टू नो इज आउटकम्स। ठीक है, सो आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम का मतलब होता है द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे दैट आर कॉल्ड आउटकम्स। अब इन्हीं आउटकम्स को मैं सैंपल स्पेस से डिनोट करता हूँ। अगर मैंने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख ले तो दैट इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस। सो देयर इज इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड कि सैंपल स्पेस क्या होगा। तो हमेशा जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। सो दिस रिप्रेजेंट्स टोटल, सैंपल स्पेस का मतलब हुआ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, total possible outcomes of a random experiment. This is sample space. ठीक है, then सैंपल स्पेस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इवेंट। हमेशा हम इवेंट की बात करेंगे। अब इवेंट क्या है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट में, हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, और वो इवेंट क्या होगा? जो जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है उनमें से कुछ आउटकम्स को हम अलग से निकाल के उससे रिलेटेड हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे। सो इवेंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट कैन बी कलेक्शन ऑफ ऑल और सम पर्टिकुलर आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो इवेंट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ all or some outcomes or some outcomes of a random experiment is called an event. Fine, because event वाला वर्ड हमेशा यूज होगा, सो वी शुड बी नोइंग। नाउ इसको एग्जांपल के साथ लिख लेते हैं कि एग्जांपल से हम क्या बोलना चाहते हैं। कि अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा कि सपोज वी टॉस टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन्स। एक पेयर ऑफ कॉइन्स को मैंने टॉस किया। ठीक है, अब इफ यू टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ कि एक साथ टॉस किया। ठीक है, एंड लेट e be the event, e be the event of getting of getting getting exactly one head, of getting exactly one head। वन हेड आने को हमने exactly वन हेड आ जाएगा, उसको हमने बोल दिया इवेंट ई। ठीक है, नाउ तो इसमें व्हाट इज द आइडिया वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन साइमल्टेनियसली। और उसमें जब हम पेयर ऑफ कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, या तो एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या तो पहले वाले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। फोर पॉसिबिलिटीज है। आउट ऑफ दोज फोर पॉसिबिलिटीज हम कुछ स्पेसिफिक होके इवेंट ई को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें मैंने बोला कि इवेंट ई बी दी गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो दैट इज हाउ इवेंट इज डिफाइंड। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें पता होना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब हम आ जाते हैं कि मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ विल कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन?
That is very easy. The definition is the probability of any event E is given as number of favorable outcomes to that particular event divided by the total number of outcomes. So the classical probability of an event E, किसी भी event E का, written as, इसको हम किस तरह से लिखते हैं? This is written as P of E. This is written as P of E. ठीक है? Is defined as number of favorable outcomes, that is P of E. इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ, इसको पूरा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E, number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes, number of all possible outcomes. This is how we define, और मैथमेटिकली हम इस तरह से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, राइट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नथिंग मेजर थिंग टू डिस्कस ओवर हियर. इसी का यूज करके हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल डू इज विल टेक क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चन को लेने से पहले सर्टेन थिंग्स डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग टॉसिंग अ कॉइन. ठीक है, तो टॉसिंग अ कॉइन में क्या है? टॉसिंग ऑफ कॉइन्स लिख लेते हैं. एक कॉइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर मैंने बोल दिया कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ टॉस किए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स will be 4. Total possible outcomes will be 4. Right? Why 4? We can think this. ये लिख के देखना चाहिए हमें. दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया हुआ है. ठीक है, सो हाउ मेनी? 4 लिख दिया मैंने टोटल पॉसिबल आउटकम्स. एंड व्हाट आर दोज 4? पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे टेल आए, देन फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, और बोथ टेल, दोनों पे टेल आ जाए. ठीक है, तो दो कॉइन्स को अगर साइमल्टेनियसली टॉस किया, सो दिस इज व्हाट वी गेट. अब मैंने बोल दिया कि इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. अब मैंने क्या किया? 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया. सो इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? थिंक ओवर इट. देन टोटल possible outcomes will be, कितने होंगे? This will be equal to 8. लिख के देखोगे तो समझ में आएगा 8 कहां से आएगा. अभी मैं लिख के दिखाता हूँ. 3 कॉइन्स को साथ में टॉस किया हुआ है. ठीक है, सो 8 कैसे आ गया? देखो, फर्स्ट मैंने बोल दिया कि फर्स्ट कॉइन पे हेड मिला, सेकंड पे भी हेड मिला, थर्ड पे हेड मिला. फाइन, ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है. फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे भी हेड, थर्ड पे टेल. ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड. ठीक है, ऐसा हो सकता है फर्स्ट पे हेड और बाकी दोनों पे टेल. 4 पॉसिबिलिटीज रिटन ओवर हियर. देन ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल, थर्ड पे भी टेल, देन फर्स्ट टेल, सेकंड टेल, थर्ड हेड, then first tail, second head, third tail, and last first tail and both heads. So these are total 8 possible outcomes अगर 3 कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली टॉस करें. अब उसी तरह से अगर मैंने 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे? 16. हाउ कम? 2 to the power of 4. तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम नोट करके लिख सकते हैं. एंड यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो, दैट if n coins are tossed
साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, n कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, साइमल्टेनियसली। देन टोटल आउटकम्स विल बी 2 to the power of n। कितना हो जाएगा, 2 to the power of n। दो बार करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तीन बार करेंगे 2 क्यूब, 4 टाइम्स करेंगे तो मतलब 4 कॉइन करेंगे तो 16, 3 कॉइन करेंगे तो 8, 2 कॉइन करेंगे तो 4, उससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, सो इसमें हमने क्या लिखा कि हम साइमल्टेनियसली कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। अब अगर मैंने बोला कि आई एम टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को मैं दो बार टॉस कर रहा हूं, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, नाउ आई एम चेंजिंग द लैंग्वेज, आई एम सेइंग दैट इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक ही कॉइन को मैंने दो बार टॉस किया, देन ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग इज सेम, अभी भी 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। देन टोटल आउटकम्स आर, अगेन द टोटल आउटकम्स विल बी 4, है ना। 4 कैसे, फिर से पहली बार टॉस किया, मान लो हेड आ गया, फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर से हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। दिस इज फर्स्ट टॉस, दिस इज सेकंड टॉस, फिर फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, या दोनों में टेल टेल। ठीक है, तो अगर मैं एक ही कॉइन को दो बार टॉस करूं तो पॉसिबल आउटकम्स फिर भी 4 रहेंगे। एक कॉइन को अगर मैं 3 बार भी टॉस करूं, देन ऑल्सो द आंसर रिमेन्स द सेम, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, सो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, सो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इनिशियली, क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है। सो हमने वो अभी लिख लिया कि कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, देन टोटल आउटकम्स विल बी 8, दैट इज 2 क्यूब। ठीक है, सो सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। सो दिस वाज रिगार्डिंग टॉसिंग अ कॉइन। अब मैं लिख सकता हूँ डाइस, डाइस वाले क्वेश्चंस भी बहुत जनरली पूछे जाते हैं। सो डाइस इज रोल्ड, सो नाउ अगेन अगर एक डाइस को रोल करूंगा तो आई नो देर आर टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स, 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ऑन व्हाट यू से डाइस को रोल करने से, तो अब मैंने बोला कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मैंने क्या किया, आई हैव रोल्ड 2 डाइस साइमल्टेनियसली, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देन टोटल आउटकम्स विल बी, कितने होंगे, देन द टोटल आउटकम्स विल बी 36, 6 का स्क्वायर 36 होंगे। कैसे होंगे, देखो इफ यू राइट इट डाउन, एक बार लिख के देखोगे तो यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजी। दो डाइस को किया तो मान लेते फर्स्ट डाइस पे 1 आया और सेकंड डाइस पे भी 1 आया, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। फिर ऐसा हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 1 फिर 4, फर्स्ट पे 1 फिर सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 6, माइट बी। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, फिर 2, 2, तो इस तरह से लिखते जाओ। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर टोटल 36 आउटकम पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे 6, 1 देन 6, 2 एंड सो ऑन। तो ये टोटल कितना लिखा हुआ है, दिस इज टोटल 36 पॉसिबिलिटीज रिटर्न ओवर। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, 6 का स्क्वायर। तो ठीक है, दिस इज नथिंग बट 6 स्क्वायर। अगर मैंने 3 डाइस को साइमल्टेनियसली टॉस किया, 6 क्यूब हो जाएगा। सेम थिंग, वैसे 3 डाइस तो ज्यादा हो जाएगा, नो वन वुड आस्क। और अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि एक ही डाइस को मैंने 2 बार रोल किया, देन ऑल्सो 36। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो नाउ विल डू अ स्मॉल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन आगे का डिस्कशन करेंगे। सो जस्ट अ मिनट, आई विल राइट द क्वेश्चन। A very easy question just to apply the definition of probability। सिर्फ definition को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, it should be very easy।
ठीक है. So what is the question? Question says die is thrown once. die को एक बार फेंक दिया. What is the probability of getting a number greater than 4? नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो सबसे पहले तुम टोटल आउटकम्स लिख लो. सो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? आई मीन दिस इज नॉट टू बी रिटन, ये खुद ही लिख सकते हो. पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है, 6 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे. फर्स्ट पार्ट में उसने इवेंट को क्या डिफाइन किया? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. तो इवेंट मैंने बोल दिया E is the event which is saying number greater than 4. So how many favorable outcomes here? तो favorable हम लिख सकते हैं कि अगर नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए तो favorable outcomes will be 5 और 6. favorable outcomes is 5 और 6. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. yes. so favorable outcomes अगर 5 और 6 है तो now I can write what is the probability of this event E. probability of event E will be total number of favorable outcomes divided by total outcomes. favorable कितने? दो outcomes है तो दो. total कितने हैं? 6. very easy, 1/3. ठीक है, राइट. सेकेंड पार्ट पे आ जाते. सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. तो अभी उसने लेस देन और इक्वल टू 4 बोल दिया. सो इस केस में वी कैन राइट द फेवरेबल आउटकम्स अगेन. सो फेवरेबल विल बी हाउ मेनी? दिस इज इक्वल टू नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. तो 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा. और लेस देन और इक्वल टू बोला. ठीक है. सो इन दिस केस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ. मैंने यहाँ पे ई कुछ नहीं लिखा है. सो द रिक्वायर्ड probability this is equal to 4 favorable, 6 total, 2/3. I think easy enough to understand. ठीक है, 4/6, so 2/3. ठीक है, 2 and 3. चलो, so this was very easy. Now हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है या नोट करके हम लिख सकते हैं. तो एज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और नोट करके हम लिख सकते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी आइदर इक्वल टू 0 और इन बिटवीन 0 to 1 और इक्वल टू 1. सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. ठीक है, चलो. फर्स्ट इन दिस फर्स्ट रिजल्ट मैंने क्या बोला कि अगर मैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखूं दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 और 1 के बीच में आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा या तो 1 के बराबर आएगा. ठीक है, दैट इज द आइडिया. अब इसको कैसे समझे? ठीक है, देखो, मतलब इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. इसको मैं लैंग्वेज में लिख लेता हूं. दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट of an event always lies between 0 and 1 और इट इज इक्वल टू 0 and 1. ठीक है, इक्वल टू 0 and 1 भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा चलो इस चीज का मैं प्रूफ भी दे देता हूँ. इसका प्रूफ भी आ जाएगा. कैसे आएगा देखो, ये अभी प्रूफ करते हैं इसको. प्रूफ प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बोला कि हम एक काम कर लेते कि एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर लेते जिसमें मैंने बोला कि लेट in that particular experiment m be the number of favorable m be the number of favorable outcomes. ठीक है, किसी एक एक्सपेरिमेंट में m फेवरेबल आउटकम्स है. ठीक है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऑफ एन इवेंट लेट से e ऑफ एन इवेंट e. ओके, एंड n be the n be the total number of outcomes. n be the total number of outcomes. Okay,
So n are the total number of outcomes. Now अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से क्या ये बोल सकता हूँ कि जो m होगा, जो फेवरेबल आउटकम्स है, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू n होगा। या तो सारे के सारे फेवरेबल टोटल के बराबर हो जाए, या तो फेवरेबल आउटकम्स हमेशा टोटल आउटकम से कम होंगे। ठीक है, यस। और ये जो m होगा फेवरेबल आउटकम्स, ये ग्रेटर देन जीरो भी होगा और इक्वल टू जीरो हो जाए। अंडरस्टैंड? या ऐसा भी हो सकता है नन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल, सो जीरो के इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। ओके, नाउ इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन या दिस इनइक्वालिटी बाय n, कर सकता हूं मैं, तो जीरो अपॉन n तो जीरो हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू m अपॉन n, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, हो सकता है। तो नाउ इफ दैट इज द केस, तो अब ये m अपॉन n क्या लिखा हुआ है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e इटसेल्फ। तो प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था मुझे। सो आ गया। ठीक है, चलो। सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पता होना चाहिए। रादर देन सेइंग रिजल्ट, दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच शुड बी नोन प्रायरली। ठीक है, फिर सेकंड पे आते हैं। अब जब हमने बोला कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो और वन के बीच में होगी, तो मान लेते कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दैट पर्टिकुलर इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो देन विल डिफाइन ई एज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कैसे? तुम एग्जांपल ले लो। मैंने एग्जांपल में बोला कि एक डाइस को रोल किया एंड आई एम आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7। तो अगर डाइस को रोल किया है तो 7 तो आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा 7? डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 ही होता है, 7 आ ही नहीं सकता। तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? Zero. So getting a 7 when a dice is rolled is an impossible event. Is an impossible event. We should understand this. उसी तरह से I think I'm not writing the example which you yourself can understand. अब अगर मैंने बोल दिया कि if, चलो लिख ही देते हैं, example getting a number 7 when dice is rolled is impossible. डाइस पे 7 है ही नहीं तो आएगा कहां से? फिर थर्ड मैंने लिखा कि मान लो ये इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो वो 1 हो गई। ठीक है, तो ये कैसा इवेंट हो जाएगा? दिस विल बी अ श्योर इवेंट। ये होना ही है, ये एकदम श्योर इवेंट है। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने लिख दिया कि एक डाइस को रोल किया और मुझे बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो हाँ, वो तो हमेशा ही आएगा ना, 7 से कम तो नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि डाइस पे 1 2 3 4 5 6 होता है, तो आ जाएगा। ठीक है, सो आई कैन से गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 बोलने से अच्छा बिटवीन, ऐसा लिख लेते, बिटवीन 0 एंड 7, गेटिंग अ नंबर बिटवीन 0 एंड 7 व्हेन डाइस इज रोल्ड। तो दिस इज अ श्योर इवेंट, ऐसा तो होना ही है किसी भी हालत में। फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 6। ठीक है, दिस इज अ श्योर इवेंट। देन आफ्टर दिस और क्या होता है? फोर्थ इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है कि एक इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। सो करस्पॉन्डिंग टू एनी इवेंट ई, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी लिखी जा सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। सो आई कैन से दैट corresponding to every event, corresponding to every event e, there is an event, there is an event
नॉट ई, देयर इज एन इवेंट नॉट ई। नॉट ई का मतलब जो नहीं हो, ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, अकर्स विच ओनली which occurs only when e does not occur, which occurs only when e does not occur। तो अगर e नहीं हो रहा है तो ये इवेंट होगा, दैट इज नॉट ई वाला इवेंट, ठीक है। एंड इसको हम लिखते कैसे, दिस नॉट ई को हम लिखते ई इवेंट लिखा, उसके ऊपर बार लगा दिया एक लाइन, सो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन दिस, कि अगर मैं इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी लिखूं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई या नॉट ई, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये हमेशा वन के इक्वल होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e bar या complement of an event is always equal to 1, so this is an important relation which should be known, ये पता होना चाहिए, ठीक है। now what else, श्योर हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, आई थिंक यस एक और लिख सकते हैं हम, दैट इज रिलेटेड टू कि अगर खूब सारे इवेंट्स हो रहे हैं तो उनका एडिशन 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब जस्ट अ मिनट। सो हियर क्या बोल सकता हूं मैं कि इफ लेट्स से E1 E2 E3 up to En, uh, are n are n events associated associated with a random experiment, किसी random experiment के साथ ये associated है, ठीक है। so what I can say is कि if these are the events associated with a random experiment, then अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल तो दिया, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में इतनी इवेंट्स हो सकती है, हैविंग एग्जैक्टली एन आउटकम्स, हैविंग एग्जैक्टली एन आउटकम्स, एन आउटकम्स ही हो सकते हैं इसके, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से इज कि अगर ये एन इवेंट्स किसी एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इन सबको ऐड करूंगा अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा, दिस इज द थिंग, ठीक है। आई होप दिस मच इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर। अच्छा, नाउ क्वेश्चंस कॉइन्स पे, फिर डाइस पे जनरली बनते हैं और फिर प्लेइंग कार्ड्स पे भी बनते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स वाला जो कुछ टर्म्स होती है या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई थिंक आई हैव रिटन इट इन अ फ्लो चार्ट, वो मैं दे देता हूँ, वी आई विल कॉपी दैट एंड देन विल डू क्वेश्चंस, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो दिस इज द फ्लो चार्ट आई हैव फॉर प्लेइंग कार्ड्स, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो प्लेइंग कार्ड्स, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो वी शुड बी नोइंग सर्टेन थिंग्स। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कितने 52 कार्ड्स होते हैं, इन दिस 52 कार्ड्स 26 आर रेड कार्ड्स, 26 आर ब्लैक कार्ड्स, फर्स्ट थिंग। फिर ये रेड कार्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक डायमंड जिसमें 13 कार्ड्स, एक हार्ट जिसमें 13 कार्ड्स। फिर ब्लैक कार्ड्स के दो टाइप, स्पेड एंड क्लब, 13 ईच। तो बेसिकली देर आर 4 सूट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुई है, देर आर 4 सूट्स ईच containing 13 cards.
ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली ये पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किंग क्वीन और जैक इनको एक साथ देखूं तो दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स, ये टर्म क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब फेस कार्ड कितने होंगे टोटल, करस्पॉन्डिंग टू 4 किंग्स 4 क्वींस एंड 4 जैक्स, चार चार होंगे तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होंगे। फिर समथिंग कॉल्ड ऑनर कार्ड। अब इसी फेस कार्ड में तुम एस को इंक्लूड कर लो, तो किंग क्वीन जैक और एस को अगर साथ में देखेंगे तो दीज आर नोन एज ऑनर कार्ड्स। ठीक है। सो बाकी इंफॉर्मेशन तो बहुत ट्रिवियल है, जो पता होगी तुम्हें। चलो, नाउ करते क्या है, नाउ विल डू सम क्वेश्चंस। ठीक है। सो जस्ट अ मिनट। Just a minute, I'm taking the question. हाँ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है टू अनबाइस्ड कॉइन्स। अनबाइस्ड का मतलब फेक कॉइन्स नहीं है, रियल कॉइन्स। टू अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो आई थिंक सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेने चाहिए। टोटल आउटकम्स विल बी 4, क्योंकि दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है। सो टोटल आउटकम्स आर इक्वल टू 4 एंड विच आर दोस? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। दीज आर द टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स। ओके, नाउ हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। वन हेड का मतलब या तो ये या तो ये। वन हेड का मतलब सेकंड एंड थर्ड, दीज आर द फेवरेबल वंस। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, तो दैट शुड बी इक्वल टू, फेवरेबल आर हाउ मेनी? 2 and total are 4, so answer is 1 by 2। very easy, 2 by 4 equal to 1 by 2। then second question, probability of one tail। तो अगेन वन टेल का सेम, दीज आर अगेन टू आर द फेवरेबल वन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक टेल आएगा तो दूसरा को हेड आना ही पड़ेगा, दूसरे कॉइन पे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। सो 2/4 विच इज अगेन 1/2। देन टू हेड्स, so two heads के corresponding what is the favorable outcome? This only। so then third part का आंसर हो जाएगा probability of two heads, this is equal to 1/4। ठीक है। then fourth part, probability of at least one head। at least one head आता है ना जब भी, तो at least या at most को तुम exactly में convert कर लिया करो। at least का मतलब क्या हुआ कि कम से कम, तो at least one head, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो दो हेड आए तो भी चलेगा। सो एटलीस्ट को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन और एग्जैक्टली टू, दो से ज्यादा तो आ भी नहीं सकते। ठीक है। सो इन दिस केस द आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एग्जैक्टली वन हेड, ये दो फेवरेबल है, एग्जैक्टली टू हेड के, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल आर 4। सो आंसर इज 3/4। होपफुली अंडरस्टैंडिंग। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक आना चाहिए, तो तुम इसको एटमोस्ट को हमेशा एग्जैक्टली में कन्वर्ट करवाओगे। सो एग्जैक्टली 0 और एग्जैक्टली 1, ज्यादा से ज्यादा एक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 0 टेल लिख लो, यहाँ पे वन टेल, यहाँ पे एग्जैक्टली वन हेड और टू हेड, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो वन टेल का मतलब एटमोस्ट वन टेल, तो एटमोस्ट का मतलब या तो कोई भी टेल ना है या तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल है, तो दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, टोटल 3/4। अगेन सेम आंसर। ठीक है। फिर
प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, नो हेड मतलब टेल आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेल चाहिए, तो 1/4, इसका आंसर 1/4। अब देखो इसको करने के दो तरीके, 6 मतलब वैसे तो बाकी को भी यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड दिस इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि फेवरेबल इज 1। ठीक है, या तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो कि 1 माइनस, मतलब कौन से पार्ट को कर सकते थे, एटलीस्ट वन हेड को कर सकते थे, एटलीस्ट वन हेड को इस तरह से कर सकते थे, 1 माइनस कोई भी हेड ना है उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली, तो आई थिंक दैट यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, this is the next question. So you try this question. In 2 minutes we'll discuss this. इसको 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। Okay, so अच्छा, you have calculated it. Let's see. So three unbiased coins are tossed together. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे ये मैंने पहले बता दिया था, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो टोटल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 8, टोटल आउटकम्स आर इक्वल टू 8। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इन 8 आउटकम्स को लिखोगे तुम तो हेड हेड हेड, ठीक है, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, 4 यहाँ पे, फिर टेल टेल टेल, देन टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, एंड टेल हेड टेल। इसमें से कौन से फेवरेबल हो जाएंगे, सी फॉर द फर्स्ट पार्ट, एक हेड का मतलब ये चलेगा, सो वन इज हेड टेल टेल। दूसरा ये भी चलेगा, टेल टेल हेड, फिर ये भी चलेगा, टेल हेड टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कितना हो जाएगा, फेवरेबल आ गए 3 और टोटल कितने 8, सो 3/8। हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आंसर्स आर रॉन्ग सो नो इश्यूज ना, चलेगा, उसमें क्या है, गलती करनी चाहिए। हाँ ठीक है, देन फिर सेकंड पार्ट पे, टू हेड्स, तो दो हेड के लिए फेवरेबल कौन कौन से हो जाएंगे, दो हेड ही चाहिए सिर्फ, तो दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, सो हेड हेड टेल इज वन, देन हेड टेल हेड इज वन, देन यहाँ पे ये वाला फेवरेबल हो जाएगा, टेल हेड हेड। सो इसका आंसर भी हो जाएगा 3/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स
is equal to 3/8. Then थर्ड में क्या लिखा हुआ है? ऑल हेड्स तो वेरी इजी, 1/8, सिर्फ एक ही फेवरेबल है, सो दिस इज 1/8, डायरेक्टली आंसर लिख लिया मैंने। देन फोर्थ, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो अगेन एटलीस्ट 2 बोलते ही थिंकिंग प्रोसेस कि कम से कम 2 होने चाहिए, तो 3 भी चलेगा। तो तुम क्या करो, एक तरीका तो ये है कि 1 हेड की तुमने प्रोबेबिलिटी लिखी है 3/8, तो 2 हेड आने के लिए फेवरेबल और एक हो जाएगा 4/8, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दैट इज एग्जैक्टली 1 हेड, नहीं एग्जैक्टली 2 हेड्स और एग्जैक्टली 3 हेड्स, क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है ना, एग्जैक्टली 3 हेड्स, ठीक है। सो एग्जैक्टली 2 हेड्स में क्या होगा? सो फेवरेबल विल बी, 2 हेड्स के लिए फेवरेबल कितने? 3, एंड 3 हेड्स के लिए फेवरेबल 1। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 heads is equal to 4/8. Total favorable are 4, and total favorable are 4 and total outcomes are 8. So 1/2. 1/2 is the answer. ठीक है, फाइन। चलो मूविंग अहेड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जस्ट अ मिनट, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग, जितनी डेफिनेशन पढ़नी थी हमने सब पढ़ लिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करो। Question number 3. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. Prime number आने की probability is what it is asking. ठीक है, so first part should be easy. कि प्राइम नंबर के आने की probability अगर पूछी है तो how many prime numbers I can see. So I'll directly write the answers. Dice को throw किया, total possible outcomes are 6. Prime number कितने होंगे? Prime numbers are 2, 3 and 5. So probability of prime number is equal to 3/6. Total favorable are 3 and total possible are 6. So 1/2. Then second, a number lying between 2 and 6. So between 2 and 6 matlab 3, 4 or 5. So required probability again favorable 3 hai and total 6, 1/2 again. Then third part, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, इसका आंसर भी सेम हो जाएगा। ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3 और 5। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3/6, 1/2। सबका आंसर 1/2 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम?
5 आएगा ही नहीं, इज थ्रोन ट्वाइस। तो सबसे पहले टोटल आउटकम सोचो, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, डाई को 2 बार फेंका हुआ है, सो टोटल आउटकम्स विल बी 36। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। अब इन 36 में फेवरेबल कौन से होंगे, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कभी भी 5 ना आ जाए, ना पहली बार में ना दूसरी बार में, ठीक है। 5 नहीं आना चाहिए। सो बताओ कितने होंगे, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे कि 5 ना आना चाहिए, तो 5 आने वाले देख लो, उसको टोटल में से घटा दो। सो व्हाट फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं, फेवरेबल 1,1 चलेगा, पहली बार बना है दूसरी बार भी बना है, 1,2 चलेगा, 1,3 चलेगा, 3, 1,4 चलेगा, 1,6 चलेगा, 1,5 नहीं चलेगा, 5 आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 ये 5 आ गए, फिर 2 के रिस्पेक्ट में और 5 आ जाएंगे, 4 के रिस्पेक्ट में 5, 3 के रिस्पेक्ट में 5 और 6 के रिस्पेक्ट में। जो 5 के साथ आएगा दैट इज नॉट टू बी काउंटेड, क्योंकि 5 चाहिए नहीं ना हमें। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर हाउ मेनी, 25। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मैंने फेवरेबल ये पूरे नहीं लिखे मैंने, ठीक है, कंटिन्यू होंगे ये, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 25/36, 36 में से फेवरेबल काउंट कर लो, 25 होंगे, इजी इनफ टू काउंट। देन सेकंड का आंसर, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आएगा, तो कम से कम एक बार आएगा। तो मैं इसको है ना उससे कॉम्प्लीमेंट वाले से करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। तो इसको मैंने लिख लिया इक्वल टू 1 माइनस कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 1 - 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या, कम से कम एक बार आना चाहिए, तो तुम टोटल से भी गिन सकते हो। मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ कि 5 कम से कम एक बार 5 आए, प्लस कोई भी बार एक भी बार 5 नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट वाले में मैंने समझाया था। सो दिस शुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि तुमको वो कॉम्प्लीमेंट समझ में आए। तो दिस इज 1 - 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, ये तो ऊपर ही कैलकुलेट कर रखा है 25/36, इसीलिए इसका यूज किया मैंने। सो दिस इज 36 - 25 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 11/36 आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, और क्या ले, तो मैंने कॉइन का ले लिया, डाइस का ले लिया, चलो एक और डाइस का कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ कार्ड्स वाले पे आएंगे अपन, कार्ड्स के क्वेश्चन करेंगे पहले, अभी ये डाइस का एक कर लो, फिर कार्ड्स पे करूंगा मैं, डोंट वरी, आई विल डू डिफरेंट क्वेश्चंस। ये करो, जितना वेरिएशन पॉसिबल है डाइस में वो पहले कंप्लीट कर ले, फिर कार्ड्स पे आएंगे। A pair of dice is thrown simultaneously. Find the probability of getting a doublet. डबलेट का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, डबलेट का मतलब 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 5 5 6 6, दिस इज डबलेट। तो पहले का आंसर तो मैंने बता दिया, 6/36 1/6। हाँ सेकंड देखो, यस जस्ट अ मिनट, हाँ 1/6 फिर से, चलो चेक करें 1/6 आएगा कितना आएगा,
आई थिंक 1/6 ही आना चाहिए। देखो सबसे पहले डबलेट, तो डबलेट का मतलब होता है, लिख लिया मैंने यहाँ पे, डबलेट का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 होंगे, ठीक है, वो तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। तो डबलेट का मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6. So probability of a doublet, favorable are 6, total are 36, 1/6. फिर second part, sum of the numbers on the two dice is always 7, तो हमें sum 7 चाहिए। तो sum 7 लाने के लिए मान लो फर्स्ट दो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, तो दो को साइमल्टेनियसली एक साथ फेंक दिया, रोल कर दिया मतलब, तो पहले पे 1 आ गया तो दूसरे पे 6 आना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। फिर 6,1 एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अच्छा फिर 2 आ गया तो 2 5 भी हो सकता है, 5 2 भी आ सकता है, क्योंकि देखो ना सम इज 7, 1 6 इज 7, 6 1 इज ऑल्सो 7, ये ठीक है। फिर 3 4 हो सकता है एंड 4 3, इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। सो हाउ मेनी फेवरेबल, अगेन 6। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सेकंड में भी आ जाएगा 6/36 विच इज 1/6, ठीक है, 1/6। देन ओके, फिर उसके बाद थर्ड, एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो बी केयरफुल, स्पेसिफिकली पूछा है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो अगर पहले पे 2 आ गया तो दूसरे पे 3 आ सकता है, 2 आ गया तो 6 हो सकता है। सिमिलरली 4 आ गया फर्स्ट पे, इवन मल्टीपल इवन नंबर चाहिए था तो 4, तो यहाँ 3 आ सकता है, या 4 6 हो सकता है, then 6 3 and 6 6, multiple of 3 is 3 and 6 only, so total favorable are 6 outcomes again. So required probability is again 6/36 which is 1/6, है ना। आई थिंक अभी डाइस वाले क्वेश्चन, हाँ ऑल पॉसिबल वेरिएशन मेरे दिमाग में तो हो गए। अब आ जाते हैं कार्ड वाले क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर 6, कितने हो गए, 5 हो गए, 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a red card. This is very easy. फर्स्ट पार्ट में रेड कार्ड्स टोटल होते कितने हैं, रेड कार्ड्स आर 26, so this means probability of red card, this is equal to 30, sorry हाँ 26/52, 26/52 which is 1/2. Then second, probability of non-ace card, a non-ace card, तो नॉन एस का मतलब क्या हुआ, नॉन एस का मतलब होगा कि एस नहीं होना चाहिए, तो अगर एस नहीं होना चाहिए कार्ड को तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे, फेवरेबल विल बी 48 कार्ड्स, 48 फेवरेबल होंगे ना। नॉन एस मतलब चारों एस को हटा दिया मैंने, सो फेवरेबल आर 48, टोटल आर 52, सो दिस शुड बी 12 एंड 13, 12/13, हाँ ठीक है। देन फिर उसने लिखा है थर्ड पार्ट में अ किंग और अ जैक, और का मतलब क्या, या तो किंग आ जाए या जैक आ जाए, ठीक है। तो हम तो एक ही कार्ड निकाल रहे हैं ना, तो अ कार्ड इज ड्रॉन, तो क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लो पहले कि मैं
52 कार्ड में से एक कार्ड उठा रहा हूं, जब एक कार्ड उठा रहा हूं तो वो एक कार्ड क्या होना चाहिए, या तो किंग या तो जैक। तो किंग कितने होते हैं, 4, जैक कितने होते हैं, 4, तो टोटल फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, सो इन दिस केस फेवरेबल आर फेवरेबल इक्वल टू 8। 8 कैसे, 4 किंग प्लस 4 जैक। ठीक है, सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, हम तो एक ही कार्ड उठाएंगे तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि हम इन 8 में से कुछ उठा ले, है ना। तो 8/52, दैट इज 4 2 जा 8, 4 13 जा 13, 4 जा 52 होता है, 2/13। देन फोर्थ, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, किंग भी नहीं आना चाहिए, क्वीन भी नहीं आना चाहिए, तो बताओ फेवरेबल कितने हो जाएंगे, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ये आप बताओ सोच के, फिर करते हैं। 11/13, आई थिंक 11/13, हाँ शुड बी फाइन, सही होना चाहिए 11/13 को। ओके, चलो देखते हैं। तो नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ठीक है, तो किंग भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए, तो उनको हटा दो, फेवरेबल कितने हो जाएंगे। अगर मैंने किंग और क्वीन को हटा दिया तो टोटल 52 में से मैंने 8 को हटा दिया, सो दैट इज 44। क्योंकि मेरे को किंग भी नहीं चाहिए, क्वीन भी नहीं चाहिए, तो 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं, उनको हटा दिया मैंने। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, required probability will be equal to 44/52, that is 4 11 and 4 13। This is the answer। ये था 6th क्वेश्चन। फिर आते 7th पे। 7th क्वेश्चन, just a minute, taking up। दिस इज 7। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से एंड देन यू शुड ट्राई इट आउट। बिना पढ़े हुए ट्राई नहीं करना चाहिए। All three face cards of spade, spade is a particular type of suit, are removed from a well shuffled pack of 52 cards. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting a black face card, a queen and a black card. Try this, फिर हम डिस्कस करेंगे। जीरो नहीं होगा, जीरो कैसे होगा, ब्लैक फेस कार्ड बोला है उसने, तो ब्लैक फेस कार्ड क्लब का तो हो सकता है ना, क्लब का हो सकता है। So 0 is not correct answer. Think, think, think. I think you are not thinking. See, yes, only 3 removed. सबसे पहले तुम ये देखो क्वेश्चन में कि उसने बोल दिया है कि all the 3 face cards of spade। तो face card of spade का मतलब क्या हुआ, किंग क्वीन एंड जैक, इनको रिमूव कर दिया। सो टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे, टोटल कार्ड्स रिमेनिंग विल बी 49 ओनली। सो टोटल इनको रिमूव कर दो ना, इनको तो हटा दिया ना, टोटल कार्ड्स रिमेनिंग दैट विल बी इक्वल टू 52 माइनस 3 इक्वल टू 49। ठीक है, अब इन 49 में से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि लिखा है ना अ कार्ड इज देन ड्रॉन
एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। तो ये बचे कुचे जो कार्ड्स है 49, इनमें से मैंने एक कार्ड उठाया। अब ये जो एक कार्ड उठाया, ये ब्लैक फेस कार्ड हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अभी पहले फेवरेबल देखो कितने, तो फेवरेबल कितने होंगे? ब्लैक फेस कार्ड मतलब क्या हुआ? किंग क्वीन एंड जैक। फेस कार्ड का मतलब किंग क्वीन एंड जैक। अब ब्लैक तो दो टाइप के कार्ड होते हैं, उसमें से स्पेड वाले तो मैंने हटा दिया, तो क्लब के तो बचे, तो फेवरेबल आर 3। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3/49। स्पेड के तो रिमूव हो गए ना, तो फेवरेबल विल बी 3। अगर आप यहाँ पे 6 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 स्पेड के तो हटा दिए ना, उनको मैं काउंट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि टोटल में से ही हटा दिया उसको। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज 3/49। नाउ थिंक अबाउट द सेकेंड। चलो सेकंड में बताओ फेवरेबल कितने होंगे? इन सेकंड द फेवरेबल कार्ड्स वुड बी हाउ मेनी? यस, सेम लाइक वन, फेवरेबल विल बी 3। क्वीन की प्रोबेबिलिटी, टोटल क्वीन कितनी होती है? 4। उसमें से एक क्वीन तो गायब हो चुकी है, क्योंकि जो स्पेड की क्वीन थी वो फेस कार्ड रिमूव करने से वो गायब हो गई। सो फेवरेबल आर 3। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज नाउ अगेन 3/49। फिर क्या है? अब ब्लैक कार्ड, तो आई थिंक दिस शुड ऑल्सो बी इजी। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने बचेंगे? फेवरेबल, फेवरेबल कार्ड्स 2023। यस, 23 क्यों? 26 होते हैं टोटल ब्लैक कार्ड, उसमें से 3 जो गए हैं वो ब्लैक का ब्लैक ही तो है, तो 26 में से 3 चले जाएंगे, तो इट इज 23। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 23/49। दिस इज द आंसर। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, अगर ऐसा लगे तो बोल देना। ठीक है, then next question, one more related to card. Now let's see whether we can do this. Seventh, then question number 8. This is just a minute. हाँ, ये 8th question. Try this. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King, and Ace of diamonds are well shuffled with their faces downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is Queen? अच्छा, ये तो बहुत easy हो गया अभी। 1/5। यस, 1/5 ही होगा। वाई 1/5? 5 ही तो कार्ड है हमारे पास, अभी 52 कार्ड्स की बात नहीं चल रही है, ओनली 5 कार्ड्स। सो फेवरेबल विल बी 1। क्वीन पूछा है तो इनमें एक ही तो क्वीन है, सो 1/5 आंसर टू द फर्स्ट। फेवरेबल इज 1, टोटल आर 5। सेकंड में, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो मैंने क्वीन को निकाल लिया और उसको बाहर रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? सेकंड कार्ड को एस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर मैंने क्वीन को उठा के बाजू में रख दिया, तो इसका मतलब मेरे पास अभी टोटल 4 ही कार्ड्स बचे। क्वीन को उठा के मैंने साइड में रख दिया तो 4 ही बचे ना अभी। उन 4 में से मुझे एस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एस है उन चारों में, तो एस इज 1 नंबर, तो फेवरेबल इज 1 एंड टोटल आर 4 कार्ड्स ओनली, सो 1/4। होपफुली मैंने आंसर लिख दिया तो समझ में आया होगा। देन बी पार्ट, और क्वीन, तो क्वीन को तो निकाल के बाजू रख दिया, तो क्वीन तो है ही नहीं अभी 4 पॉसिबल कार्ड्स में, जो 4 कार्ड्स है मेरे सामने, तो क्वीन आएगी कहां से? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि जब मैंने क्वीन को 5 में से 5 कार्ड में क्वीन को साइड में रख दिया, तो क्वीन है ही नहीं, तो कहां से आएगी? 0 इज द आंसर। फाइन, होपफुली यू आर गेटिंग इट।
चलो देन नेक्स्ट, लेट्स टेक वन मोर का, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो और करेंगे बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, दिस यू शुड ट्राई, ठीक है। मैं 2 मिनट में आता हूँ, तब तक तुम ये क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। यस, सो लेट्स डिस्कस दिस। हाँ, so I think answers you have written should be correct. Let's check it out. देखो, फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा मैंने, क्या लिखा हुआ है? ऑल दी जैक क्वींस एंड किंग्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, गिवन इज अ वैल्यू 1, सिमिलर वैल्यू फॉर अनदर कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज अ वैल्यू 7। अच्छा, मतलब कार्ड्स को वैल्यू दे दी उसके, व्हाट यू से, जैसे ए से 1 नंबर का कार्ड होता है तो उसको 1 वैल्यू, देन 2 नंबर का कार्ड का 2 वैल्यू। तो अगर मैं जैक की वैल्यू देखूंगा तो इट वुड बी 11, क्वीन की 12, किंग की 30। अच्छा, अब सबसे पहले ये जैक क्वीन और किंग को तो रिमूव ही कर दिया, तो इनको तो हटा ही दो। सो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल कार्ड जो है मेरे पास, दोज आर इक्वल टू 52 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 40 कार्ड्स, ठीक है। क्योंकि ये किंग क्वीन और जैक को ऐड करोगे तो 12 आएगा। अब आ जाते हैं फर्स्ट कार्ड पे, उसने क्या बोला है कि कार्ड वैल्यू इज 7, तो 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं, सो फेवरेबल विल बी 4, क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू एवरी सूट एक 7 वैल्यू वाला कार्ड होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड वैल्यू इज 7।
this will be equal to favorable 4, total are 40, 1 by 10. हाँ, then second greater than 7. तो ग्रेटर देन 7 को कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रेटर देन 7 वाले कार्ड्स काउंट कर लो, प्रोबेबिलिटी दैट फेस द कार्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन 7. सो ग्रेटर देन 7 के लिए फेवरेबल कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 8 9 एंड 10. 8 9 एंड 10 होंगे तो 4 सूट्स है एंड फॉर वन सूट 3 फेवरेबल होंगे, तो 3 into 4 is 12. सो फेवरेबल आर 12, टोटल आर 40, है ना? ग्रेटर देन 7 बोला तो फेवरेबल वुड बी 8 9 एंड 10, and corresponding to each suit there will be 3 cards favorable, so total 12 cards favorable. So this is 3 upon 10. And finally the third one, क्या लिखा हुआ है? लेस देन 7. तो लेस देन 7 के लिए टोटल 6 कार्ड्स हो जाएंगे फॉर वन सूट. फॉर वन सूट it would be total favorable 6, और total suits कितने? 4. So that should be 24 upon 40. So 6 into 4 upon 40, 10, I think 3 by 5. 3 by 5 is the answer. हाँ, ठीक है, होपफुली अंडरस्टूड. चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक कार्ड्स वाले अभी हो गए. अभी कुछ बॉल्स वाले, बॉक्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं. बॉक्स दे रखा है, बैग दे रखी है, बॉल्स में बॉल्स पिकअप करना है. ठीक है, लेट्स टेक फर्स्ट एज दिस क्वेश्चन. कितने हो गए? 8 9. नाउ 10th क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा हुआ है उसमें? अ बॉक्स कंटेन्स 5 red, 4 green and 7 white balls. ठीक है. A ball is drawn at random from the box. Find the probability that the ball drawn is white. तो this is very easy, है ना? Total balls कितने हैं? Total balls देख लो. Total balls are 5, 4, 9 and 7. 16 balls है. So probability of white. This is equal to favorable कितने हो जाएंगे? 7 and total are 16. So 7 upon 16. Answer. Second part. सेकेंड पार्ट में क्या होगा? नाइदर रेड नॉर व्हाइट. रेड भी नहीं होना चाहिए, व्हाइट भी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फिर? तो होना चाहिए ग्रीन. जब रेड भी नहीं चाहिए और व्हाइट भी नहीं चाहिए तो मैं बोल देता हूँ ग्रीन होना चाहिए वो. क्योंकि जब मैंने एक बॉल निकाला तो किसी ना किसी कलर का तो आएगा, तो मुझे फेवरेबल क्या हो जाएंगे कि मैं ग्रीन वाला निकाल लूँ. तो फिर रेड भी नहीं निकला, व्हाइट भी नहीं निकला, तो ग्रीन वाले कितने? 4 एंड टोटल आर 16. सो 1 by 4. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Now let's try this question. ये next question. Question number 11. क्या लिखा है इसमें? A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, determine the number of blue balls in the bag. So question is not of calculating the probability. Probability we can say is given. हमें number of blue balls निकालना है. So little different. चलो ट्राई करो, बट कर सकते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट. 10 ब्लू बॉल्स आई थिंक शुड बी करेक्ट. तो देखो इसमें क्या है, दैट अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स.
तो मैंने बोल दिया कि चलो इट हैज एक्स ब्लू बॉल्स, मान लेते कि एक्स ब्लू बॉल्स है बैग में। मैंने ब्लू की स्पेलिंग गलत लिखी, एक्स ब्लू बॉल्स। ओके, तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे? टोटल बॉल्स आर इक्वल टू 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। ओके, so if the probability of drawing a blue ball, तो probability of blue ball is double that of red ball, 2 times of probability of red ball। तो आई थिंक ये इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक्स अपॉन टोटल इज 5 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 times ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी। 5 रेड है तो 5 अपॉन 5 प्लस एक्स, राइट। सो यहाँ से तो डायरेक्टली आ गया, दिस इज वेरी इजी, एक्स इज इक्वल टू 10। ये तो नीचे कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 इज 10। ये तो ज़्यादा इजी हो गया, ये थोड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी। नो प्रॉब्लम, चलो देन और क्या करें? चलो एक और ना, लास्ट क्वेश्चन अभी। आई थिंक अभी तुम एक्सरसाइज 1 जो भी है तुम्हारे पास बुक, उसमें से सॉल्व कर सकते हो एंड यू शुड बी एबल टू गेट एवरीथिंग। और अगर नहीं आता है कुछ तो यू कैन आस्क मी द डाउट्स एंड आई वुड टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट शुड बी द लास्ट क्वेश्चन। अभी डिस्कस करेंगे, पहले तुम कर लो। चलो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। सो सबसे पहले a box contains 19 balls bearing numbers 1 2 3 19, ठीक है। a ball is drawn at random from the box, find the probability that the number on the ball is a prime number। अच्छा, तो 19 बॉल्स है और सब पे 1 से लेके 19 पे नंबर लिखे हुए हैं, तो प्राइम नंबर्स 1 टू 19 काउंट कर लो, दिस इज वेरी इजी। एक तो हो जाएगा 2 3 5 देन 7 देन 11 देन 13 देन 17 एंड 19, 17 एंड 19। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। कितने फेवरेबल है? 3 6 2 8, 8 फेवरेबल है एंड टोटल आर 19 बॉल्स। 8/19 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। सेकंड पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कितने होंगे 1 से लेके 19 तक? इजी, 9 9 नंबर्स होंगे इवन। 1 से लेके 10 कितने? 5 होते। 1 से 19 है, 20 होता तो 10 इवन नंबर्स हो जाते। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फेवरेबल आर 9, total are 19। Then third, probability, find the probability that the number on the ball is a divisible by 3 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 और 5 लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये एंड को हटा दो, 3 और 5। सो 3 और 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स देखो कौन कौन से होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। 3 और 5 लिखा हुआ है तो फेवरेबल आउटकम्स वुड बी, और में डिफरेंस होगा, 3 से डिविजिबल वाला नंबर भी चलेगा, 5 से भी चलेगा। सो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, देन 6, देन 9, देन 10, देन 12, 15 भी चलेगा, 18 भी चलेगा। सो कितने होगा टोटल फेवरेबल? 3 6 2 8, अगेन 8। सो आंसर इज 8/19।
9 required probability 8 upon 19 सॉरी। अगर मैंने यहाँ पे एंड बोल दिया, अगर जैसे मैंने 3 and 5 बोला, तो 3 and 5 में फेवरेबल कौन से होंगे? 3 and 5 से फेवरेबल हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, सिर्फ एक ही फेवरेबल होगा, एंड दैट फेवरेबल वुड बी ओनली 15। 3 और 5 दोनों से होना चाहिए, एंड का मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और का मतलब या तो 3 से हो या तो 5 से हो, तो आंसर 8/19। ठीक है, एंड फाइनली फोर्थ वन। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 10। 5 से भी ना हो और 10 से भी ना हो, तो हम क्या करते, इसको रिवर्स वे से कैलकुलेट कर लेते। मैं बोल देता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिवर्स कैलकुलेट कर लो ना, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 5 और 10। डिविजिबल बाय, डिविजिबल, ये डिविजिबल लिखा हुआ है बाय 5 और 10। हमें क्या निकालना है? 5 से भी नहीं होना चाहिए, 10 से भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने उल्टा सोच लिया इसको। उल्टा मतलब कि मैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ कि 5 से भी हो जाए और 10 से भी हो जाए, तो उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज 1 माइनस 5 और 10 से फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 5, 10 एंड 15। सो 3/10 विच इज इक्वल टू 7 माइनस, सॉरी 10 कहाँ से हो गया? 19 होगा ना, माई मिस्टेक, 19। So this is 16 upon 19. That is the answer. Hopefully everything is clear. कोई डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ, so I think this should be it. इसमें और क्या डिस्कस करना है? Now you can solve the questions from the book. कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लो। And I think now the syllabus has been completed with this topic. Okay. So we can end this now. चलो, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, otherwise we are done. Yes, thank you. Bye.